गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों आज हमें पढ़ना है 17.6 संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो बच्चों किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है पुरुष और स्त्री में, तो आइए देखते हैं। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है ना। क्या होता है, जब निषेचित अंडाणु जो होता है अथवा जो युग्मनज में जन्म लेने वाले जो शिशु होते हैं उनके शिशु के जो लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है ना। जो निषेचित अंडाणु होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, धागे जैसी संरचना होती है, अर्थात यही क्या होते हैं, गुणसूत्रों में निहित होते हैं। चित्र 17.5 है ना, यहाँ पर डायग्राम भी है, आप देखते चलेंगे। चित्र 17.5 में मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, है ना। जो गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। जितने भी मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों की जो कोशिकाएं हैं बच्चों, तो कोशिकाओं में केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, है ना। 2 गुणसूत्र जो हैं यानी कि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। और ये एक्स वाई कैपिटल हैं बच्चों, तो एक्स वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुण होते हैं। कितने होते हैं, 2 एक्स गुण होते हैं स्त्री में, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु, है ना, जिसे हम युग्मक कहते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। तो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है, जो फीमेल और मेल, यदि मेल का देखें यानी कि पुरुष का देखें, तो उनमें क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है ना। और क्या होता है, जो फीमेल होती हैं यानी कि स्त्री, उनमें एक्स के 2 गुण होते हैं, है ना। एक्स 2 गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में 2 गुणसूत्र होते हैं, पर वो कौन सा होता है, एक एक्स गुण होता है और एक वाई गुण होता है, गुणसूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, स्त्री में 22 जोड़े एक्स एक जोड़ा होता है और पुरुष में 22 जोड़े होते हैं, जो कि एक्स और वाई का जोड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से इनमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, है ना। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्त्री में एक्स गुण एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 22 जोड़े पाए जाते हैं, और यहाँ पर देखिए 22 जोड़े एक्स वाई एक जोड़ा होता है, जो कि 22 जोड़े पुरुष में पाए जा रहे हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। तो बच्चों क्या होता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु होता है, और शुक्राणु आप लोग जानते ही हैं, है ना, ये मेल का होता है, अंडाणु फीमेल में होता है। तो जो शुक्राणु होता है एक्स गुण वाला, वो अंडाणु को क्या करता है, निषेचित करता है। तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, है ना। एक क्या होता है, मेल का और एक फीमेल का, क्योंकि अभी गुणसूत्र एक्स लिया जा रहा है। शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु वो क्या करेगा, अंडाणु को निषेचित करेगा। तो जो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में क्या होंगे, विकसित होंगे। वह मादा शिशु विकसित होगा, यानी कि वो लड़की
XX गुणसूत्र जिसमें होता है वो लड़की होती है, और जिसमें XY गुणसूत्र होता है वो लड़का होता है। ठीक है, तो देखिए यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले गुणसूत्र शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा, है ना। वह शिशु कौन से शिशु में विकसित होगा? नर शिशु में, यानी कि मेल। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार एवं अन्यायपूर्ण है। तो बच्चों क्या होता है कि जन्म से पूर्व यानी कि जन्म से पहले शिशु के लिंग का ही निर्धारण हो चुका रहता है बच्चों, किसके द्वारा? पिता के लिंग के गुणसूत्रों के द्वारा, है ना। और यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है तो ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे के लिंग के उत्तरदायी होते हैं वो पिता होते हैं, माँ नहीं, है ना। पूर्णतः निराधार एवं अन्यायपूर्ण है। तो देखिए अब देखते हैं हम 17.7 जनन स्वास्थ्य। व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही उसके अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, संतुलित आहार किसे कहा जाता है ना, जिनमें खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी की मात्रा हो, लिमिट में हो, है ना, और सभी चीज़ें हो, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार, जो कि हमें पोषण देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के संतुलित आहार ही करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना भी आवश्यक है। तो डेली बच्चों व्यायाम भी करना चाहिए शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तब उपरोक्त बातें और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या होता है? जब किशोरावस्था में शरीर क्या करने लगता है? ग्रोथ करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, तब उपरोक्त बातें और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सभी बातें जो व्यायाम करना हुआ बच्चों, संतुलित आहार करना हुआ, ये सभी बातें, स्वच्छ अपने आप को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना, ये सभी स्वस्थ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का और वृद्धि करने का क्या है? ये सभी इन बातों का होना आवश्यक है बच्चों। 17.7.1 किशोर की पोषण आवश्यकताएं, है ना, इनकी कौन कौन सी पोषण आवश्यकताएं हैं? तो देखिए, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। क्योंकि जो किशोरावस्था होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? जो बुद्धि होता है ना, वो सभी चीज़ का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है ना, लंबाई में वो बढ़ते हैं, सभी चीज़ों में उनका विकास होता है। तो क्या होता है? तीव्र वृद्धि होता है, मतलब बहुत तीव्रता से, है ना, वृद्धि एवं विकास की अवस्था है किशोरावस्था। अतः किसी भी किशोर के लिए क्या? संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में हो। हमारा भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। फल आदि से भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। लौह तत्व रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संतुलित भोजन में हमें क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए। तो भोजन में प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो वह चीज़ों को हमें खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, ऐसे पदार्थों को हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फल, तो फल में भी बच्चों सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो फल भी अधिक से अधिक हमें ज़रूर अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए।
और देखिए यहाँ जो लौह तत्व रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक है वो क्या क्या है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, गुड़ है, मांस है, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों 17.7.2 व्यक्तिगत स्वच्छता। किस प्रकार से स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपने आप को कैसे स्वच्छ रखें, हम अपने आस पड़ोस में जो रहते हैं है ना उन्हें कैसे स्वच्छ रखें, है ना। पड़ोसियाँ भी ज़रूरी है बच्चों कि हमारे पास पड़ोस में जितने भी पड़ोसी रहते हैं, है ना, हमारा समाज सभी स्वच्छ रहें। तो स्वच्छ रहने के लिए क्या करना चाहिए, स्वच्छता के बारे में हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, है ना। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। अतः शरीर के सभी अंगों की नियमित सफाई जरूरी है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बच्चों इन बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि स्नान करें, साफ सफाई रखें, है ना। 17.7.3 में हम देखेंगे शारीरिक व्यायाम। अब देखेंगे बच्चों हम शारीरिक व्यायाम के बारे में। सभी युवा किशोर लड़के लड़कियों को टहलना, बाहर खेलना और व्यायाम करना चाहिए। यह उनके शरीर को स्वस्थ रखेगा, है ना। स्वस्थ रखने के लिए देखिए बच्चों क्या क्या करना चाहिए। टहलना ज़रूरी है ना। बाहर खेलना, व्यायाम करना, ये सभी हमें शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो इस स्वस्थ रहने के लिए ये बातों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए और टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, है ना। अब देखिए 17.8 भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ होती हैं, है ना, रूढ़िवादी सोच होते हैं। तो देखिए इसके बारे में ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं जिन्हें जानकर आपको किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं बच्चों जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों में शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ हैं। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। ये मिथ अथवा असत्य अवधारणाएँ हैं जिनका कोई आधार नहीं है। तो देखिए पहले ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। और ये भ्रांति यानी कि असत्य है, ये अवधारणाएँ जो मानसिकता बन जाता है ये गलत है। तो इन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सेकंड है संतान के लड़का या लड़की होने के लिए माँ उत्तरदायी है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो भी संतान होता है ना, उनके लिए उत्तरदायी पिता होते हैं, माँ नहीं। थर्ड है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना, कुछ खाद्य पदार्थों को छूना आदि निषिद्ध है ना। कहते हैं कि ऋतुस्राव के समय कुछ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, रसोई में नहीं काम करना चाहिए, रसोई में पैर तक नहीं रखना है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सभी रूढ़िवादी बातें हैं, असत्य अवधारणाएँ हैं बच्चों, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इन बातों को ध्यान से निकाल देना चाहिए, यानी कि इन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये सभी गलत हैं। फोर्थ है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का शरीर अपवित्र हो जाता है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। इन कथनों को व्यवहार में मत लाइए, है ना। तो इन बातों को व्यवहार में बिल्कुल नहीं लाना है। ये सभी रूढ़िवादी बातें हैं। ये पहले ऐसा बोला जाता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि शरीर अपवित्र हो जाता है। ये क्या है बच्चों, ये किशोरों की एक परिवर्तन संबंधी अनुभव है ना। तो ये गलत है।
तो बच्चों इन बातों को ध्यान में नहीं रखना है, ये सभी रूढ़िवादी बातें हैं। आइए देखते हैं हम क्रियाकलाप 2। तो बच्चों क्रियाकलाप 2 में हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक आंकड़ा में आपको ये करना है कि नियमित रूप से जो बच्चे व्यायाम करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो व्यायाम करते हैं और जो नहीं करते हैं उन दोनों का आंकड़ा बनाइए, है ना, और उनका एक सूची में नाम लिखिए और फिर उन लोगों का क्या करना है, मैच करा के देखना है कि जो व्यायाम करते हैं और जो नहीं करते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इस प्रकार से जो फ़र्क दिखाई देते हैं, है ना, तो उनका एक रिपोर्ट तैयार करना है और जो व्यायाम के जो लाभ हैं उनका एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, 17.9। तो यहाँ पर हम देखेंगे नशीली दवाओं यानी कि ड्रग्स का निषेध करें, है ना, यानी कि इन्हें क्या करना है, ड्रग्स यानी कि जो नशीली दवाएं हैं इनका हमें निषेध करना है। तो देखिए किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि ड्रग्स यानी कि नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा व तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं, है ना, जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों जो ड्रग्स होते हैं इनका हमें निषेध करना है ना, डॉक्टर की सलाह से ही हमें कोई भी दवाई लेना चाहिए। और ड्रग्स जो होता है एक बार जो ले लिया तो उसको दोबारा बार बार लेने की इच्छा होती है, तो इसको बिल्कुल आपको निषेध करना है, इसको अवॉइड करना है, नहीं लेना है ना। तो देखिए ये क्या करता है, जो ड्रग्स होता है वो खुशी को भी बर्बाद करता है ना, और आपका जो स्वास्थ्य है उसको तो बहुत अधिक बर्बाद करता है। तो बच्चों इसलिए ड्रग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपने AIDS के विषय में पढ़ा है जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होता है। तो जो एड्स है बच्चों, है ना, AIDS यानी कि इसे क्या कहा जाता है, एड्स कहा जाता है। तो इसके विषय में पढ़े हैं बच्चों, जिसे HIV नाम से भी जाना जाता है। HIV नामक खतरनाक एक विषाणु होता है जिसके द्वारा एड्स होता है। ठीक है, ये एक विषाणु यानी कि वायरस का नाम है बच्चों HIV। ठीक है, यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां के दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो बच्चों यह एक एड्स जो है वो संक्रमण रोग है जो कि किस प्रकार से ड्रग के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज होती है उसके द्वारा भी ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में जा सकती है, फैल सकती है ये बीमारी, है ना। और इसी प्रकार से जो माँ का दूध होता है तो शिशु जब दूध ग्रहण करते हैं तो उससे के द्वारा भी जो HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है, जो माँ की दूध है उसको जब शिशु ग्रहण करता है तो उससे बच्चे को भी HIV जैसे रोग हो जाते हैं। और HIV से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, है ना, जिनको HIV है तो क्या होता है, जो लैंगिक संपर्क स्थापित करते हैं तो इसके द्वारा भी रोग
उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और ये बीमारी हो जाती है। तो इससे दूर रहें बच्चों, ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए, है ना। और डॉक्टर की सलाह से चेकअप कराते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिससे यदि पता चले कि संक्रमण रोग, इस प्रकार का कोई रोग है तो उससे डॉक्टर की सलाह के द्वारा अपना सावधानीपूर्वक दवाई लेनी चाहिए और अपना सुरक्षा स्वयं से करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं 17.10 बाल विवाह से हानियाँ। जो बाल विवाह होती थी बच्चों, आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था, बहुत कम उम्र में ही, है ना, यानी कि नाबालिग जो रहते थे बच्चे, उनका शादी हो जाता था, है ना, विवाह हो जाता था। तो देखिए उनसे क्या हानियाँ होती थी, क्या हानि होता था। आप संभवतः जानते हैं कि हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण यह है कि 3 आयु वाली किशोर लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं, है ना। मातृत्व यानी कि माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बच्चों, जो बाल विवाह होती थी, इस प्रकार से हानियाँ होती थी क्योंकि वो मैच्योर नहीं रहते हैं, है ना। उनका जो शरीर होता है वो कमज़ोर होता है, जो कि वो माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। और कम उम्र में विवाह कर लेने से क्या होता है, जब वो संतान को जन्म देती है तो क्या होता है, वो संतान भी कमज़ोर हो जाता है और माँ भी। तो इस प्रकार से और भी अनेक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बाल विवाह से हानियाँ बहुत होती हैं। तो इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि सरकार 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष बना दिया गया है, ताकि वो इसी उम्र में शादी करें। यह उम्र सही है शादी के लिए, विवाह के लिए। तो आइए देखते हैं हमने सीखा। बच्चों, हम देखेंगे 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु की अवधि क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था या यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन में सक्षम हो जाता है। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो बच्चों, हम ये सभी चीज़ें जान गए हैं ये चैप्टर पढ़कर। तो आप लोग ये मुख्य बातें हैं, है ना, इनको याद रखना है आपको और इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। तो बच्चों, जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हार्मोन, जो कि स्रावित पदार्थ है ना, और ये रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन है वो नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु यानी कि उपमनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह टूटकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। तो इन बातों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, सभी को पता होना चाहिए, है ना, कि जो गर्भाशय की जो दीवार है ये निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को क्या करती है, तैयार करती है। पर निषेचन न होने के कारण क्या होता है, स्थिति में गर्भाशय की स्थिति की जो आंतरिक सतह होती है वो टूट जाती है और टूटकर शरीर से बाहर रक्त के साथ क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है और इसे ही ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं।
अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज है ना, युग्मजन में XX गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र है। किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से सही गलत को पहचान कर सही कर लिखिए। तो इन्हें आपको बताना है और सही विकल्प दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको बनाना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।